देखिए टाट में आपका अब तक क्या क्या बताया गया है, एक एक चैप्टर आपका समाप्त भी हो रहा है। एक तो हमने अपकृत विधि का विकास बताया था कि अपकृत विधि का विकास कैसे हुआ था, पहले लेक्चर में 2 बार हो गया था, वैसे शाम को ही पढ़ाया गया, आपका सुबह भी चला। उसके बाद हमने अपकृत की परिभाषा बताई कि अपकृत क्या है, कल ही बताया गया था आपका कि तमाम विद्वानों ने तमाम परिभाषाएं दी है। और लिमिटेशन एक्ट का भी पूछा गया है आपका, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M याद रखेंगे, ये भी बिहार में आ चुका है। इसके बाद आपका सबसे उत्तम जो परिभाषा है वह आपका विनफील्ड महोदय की है। और इस परिभाषा को हमने बताया था, यहाँ से अंदर से पूछा गया है। और 3 4 आपका पॉइंट यहाँ याद रखना है, बिहार में अंदर से पूछा गया है कि किस अधिकार का वायलेशन होता है अपकृत में, लोक अधिकार की प्राइवेट अधिकार का, यानी कि राइट इन रेम का कि राइट इन पर्सोनम का, तो राइट इन रेम का। फिर कर्तव्य आपका लोक कर्तव्य होता है कि व्यक्तिगत, यानी कि आपका पब्लिक ड्यूटी होती है कि पर्सनल ड्यूटी, तो आप पब्लिक ड्यूटी मारेंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि क्षति कैसी होती है, लोग को क्षति होती है कि केवल पर्सनल डैमेज होता है, यहाँ आपको लोक नहीं मारना है। जो क्षति होगी, विधिक अधिकार का जो उल्लंघन होगा, वह पूरे समाज का अपकृत्य में नहीं होगा, बल्कि किसी पर्सनल व्यक्ति को होगा। ये सतर्क रहना है। फिर आपका अपकृत किससे भिन्न होता है, तो संविदा भंग से भी भिन्न होता है, आपका न्यास भंग से भी, और अन्य सामयिक दायित्व से। अगर ये 3 शब्द रहे तो सामंड परिभाषा मारना है। और केवल 2 से भिन्न दे दे कि न्यास संविदा भंग और न्यास भंग से, तब आपका परिसीमा अधिनियम की धारा 2M मारना है। ये भी बिहार में 1 2 बार अटैक किया है क्वेश्चन। फिर एक बार आके तीनों दे तो मैं ट्रिक बना लीजिए सामंड, और 2 दे तो कौन सा, परिसीमा नियम। इसके बाद आपका और भी परिभाषाएं लिखवा देंगे जो जो बताया गया है कि अपकृत सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है, ये भी पूछा गया है, तो सिविल रॉन्ग है, यानी कि आपका आपराधिक मामला नहीं है। अपकृत में कैसी माने प्रत का मुआवजा पाया जाता है, तो सदैव अपर निर्धारित, यानी कि पहले से ये निश्चित नहीं रहता कि कितना मुआवजा आपको मिलेगा। ये कौन निर्धारित करता है, न्यायालय। इसके बाद हमने जो बताया है अपकृत विधि में आपका अपकृत के आवश्यक तत्व मैं बता चुका हूँ। अपकृत के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं, याद रखिएगा। रांगफुल एक्ट या ओमिशन, यानी कि गलत या सदोष या दोषपूर्ण कार्य या लोप। दूसरा आपका क्षति, यानी कि इस कार्य के कारण किसी के विधिक अधिकार का हनन हुआ हो। और तीसरा आपका उपचार, उपचार में क्या मुख्य उपचार है, नुकसानी का वाद चलाने का अधिकार। लेकिन केवल नुकसानी, अब यहाँ भी बिहार में अटैक किया है कि अपकृत विधि में कौन कौन से उपचार उपलब्ध है, तो केवल नुकसानी न मार दीजिएगा। 3 मैं लगातार बता रहा हूँ कि किसके किसके लिए मुकदमा किया जा सकता है। तो पहला आपका अपर नुकसानी, फिर आपका दूसरा हो गया आपका ये व्यादेश के लिए, और तीसरा आपका हो गया संपरिवर्तन, यानी कि आपका कन्वर्जन, यानी कि वापसी के लिए, यानी कि संपत्ति को वापस पाने के लिए। अब आइए हमें जो शुरू करना है आपका मैक्सिम देखा जाए। अपकृत विधि में कुछ मैक्सिम है, और इन मैक्सिमों से लगातार आपका मैं बता दूं क्वेश्चन आपका बनता रहता है। एक एक मैक्सिम देखिए,
उसका अर्थ और केस भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि आपको केस भी याद करना पड़ेगा इसमें कि कौन सा केस है और कौन सा केस नहीं है। तो पहला मैक्सिम मैं उठा रहा हूँ, यानी कि जो आपकी सुक्ति है उसमें से हम पहला सुक्ति उठा रहे हैं, इंजुरिया साइन डैमनो। इसको समझने का प्रयास करिए। इंजुरिया साइन डैमनो का मतलब क्या हुआ आपका, यानी कि जो पहली मैक्सिम आपका पढ़ाया जा रहा है वह इंजुरिया साइन आपका डैमनो। देखिए आपका ये ये जो पहला मैक्सिम है इंजुरिया साइन डैमनो, सबसे पहले तो आपका जो पूछा जाता है, आपका बिहार में जो पूछा गया है वह पूछा गया है, इसका अर्थ पूछा गया है कि इंजुरिया साइन डैमनो का आपका अर्थ क्या होगा। चार आपका वाक्य देता है और उसी में से आपका अर्थ माने पूछा जाता है कि कौन सही है। तो सबसे पहले अर्थ निकालने के लिए आप एक एक शब्दों को अलग अलग करेंगे। इंजुरिया का मतलब होता है इंजुरी, इंजरी। इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, इंजरी यानी कि क्षति। इंजरी को हिंदी में हम क्या कहेंगे, क्षति। क्षति का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन, यानी कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन। फिर एक बार आइए, इंजुरिया का मतलब इंजरी हुआ, इंजरी का मतलब क्षति। साइन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट का हिंदी में अर्थ हुआ के बिना, के बिना। और डैमनो का मतलब होता है डैमेज, डैमेज का मतलब आप जानिए हानि, हानि यानी कि नुकसान। यानी कि आपका डैमनो का मतलब होता है डैमेज और डैमेज का मतलब हुआ हानि। अब आपका कह सकते हैं कि इसी का अर्थ निकालना है, इसी की व्याख्या करनी है। तो इसका अर्थ देखिए क्या हुआ। अब इसी का अर्थ पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा, देखिए मैं भी बता रहा हूँ। बिना, यानी कि इसका मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि क्षति हुई है। यानी कि क्षति हुई है का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का जो विधिक अधिकार है उसका अतिक्रमण, उल्लंघन या वायलेशन किया गया है। लेकिन उस विधिक अधिकार के हनन के कारण उस व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई लीगल राइट है और उस लीगल राइट का वायलेशन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह एक्शनेबल है। यानी कि बिहार का ही क्वेश्चन है कि कौन एक्शनेबल है। एक्शनेबल का मतलब कि कार्यवाही योग्य है। तो कौन कार्यवाही योग्य है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, भले उसे एक पैसे का, एक पाई की हानि न हुई हो, भले उसे एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, फिर भी वह न्यायालय में
अपने विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये मैक्सिम एक्शनेबल है। एक्शनेबल यानी कि अनयोज्य है, यानी कि इसके आधार पर कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब हिंदी में देखिए कैसे कैसे भरमाएगा, आप भ्रम जाएंगे। तो देखिए हिंदी में, बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति का मतलब एक पैसे का हानि नहीं हुआ, लेकिन क्षति हुई है, यानी कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन। दूसरी भाषा में क्षति बिना हानि के, यानी कि क्षति हुई बिना हानि के, यानी कि कोई उसे नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हानि के बिना क्षति, यानी कि हानि के बिना क्षति या नुकसान के बिना विधिक अधिकारों का उल्लंघन। यानी कि इसको ऐसे हम कह सकते हैं, हानि के बिना क्षति। देखिए ध्यान से, हानि के बिना क्या हुई है, क्षति। यानी कि एक पैसे का नुकसान आपको नहीं हुआ, लेकिन क्षति आपको हुई है, यानी कि आपका जो लीगल राइट था उसका क्या किया गया है, वायलेशन। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब अब आइए डिटेल में देखा जाए। इस उक्ति का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विधिक अधिकार है और उस विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो भले ही आपका उस व्यक्ति को आपका कोई नुकसान या हानि न हुआ हो, फिर भी वह व्यक्ति मुकदमा कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। यानी कि अगर आपका प्रतिवादी के कार्य से वादी को कोई धन संबंधी नुकसान, संपत्ति संबंधी नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान, सुविधा संबंधी नुकसान पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में वादी प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। लेकिन कब? जबकि वादी के किसी लीगल राइट का क्या हुआ है, उल्लंघन। आपका ऐसी कंडीशन में जो आपका अधिकार होता है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इस मैक्सिम को आगे जब पढ़ेंगे तो राइट को दो वर्गों में बांटेंगे, एक एब्सोल्यूट राइट और एक क्वालिफाइड। यानी कि अधिकारों की जहाँ तक बात है, अधिकारों को हम कितने वर्गों में बांट रहे हैं, दो वर्गों में। एक जो अधिकार है वह विशुद्ध अधिकार, विशुद्ध यानी कि निरपेक्ष अधिकार भी कहा जाता है। निरपेक्ष का मतलब हुआ एब्सोल्यूट राइट। यानी कि एक अधिकार होता है पूर्ण अधिकार या आत्यांतिक अधिकार या विशुद्ध अधिकार या एब्सोल्यूट राइट, और जो दूसरा होता है आपका क्वालिफाइड राइट, यानी कि आपका विशेषाधिकृत अधिकार, विशेषित अधिकार। विशेषित अधिकार को दूसरी भाषा में सापेक्ष अधिकार कहते हैं। फिर एक बार बंटवारा करिए अच्छे से भाई, क्योंकि यहीं से आपका मैक्सिम समझा जाएगा। इसके लिए अधिकारों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक जो अधिकार है वह आपका एब्सोल्यूट राइट, और दूसरा हमने किस में बंटवारा किया है, आपका क्वालिफाइड राइट। फिर एक बार समझिए, जहाँ तक एब्सोल्यूट राइट की बात है, जो ये आत्यांतिक अधिकार हैं, जो ये एब्सोल्यूट राइट है, आत्यांतिक अधिकार है, इसे हम पूर्ण अधिकार भी कहते हैं। और क्वालिफाइड राइट को पूर्ण अधिकार या निरपेक्ष अधिकार, और जो क्वालिफाइड राइट होता है उसे विशेषित अधिकार या हम कह सकते हैं सापेक्ष अधिकार। अब दोनों में यही अंतर करना है, उसके बाद केस पर आ जाना है। देखिए जहाँ तक पूर्ण अधिकार की बात है, अगर किसी व्यक्ति के एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन किया गया है,
तो भले उसे एक पाई का नुकसान न हो, वह प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और प्रतिकर क्षतिपूर्ति की मांग यानी कि डैमेजेज की मांग कर सकता है। ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन हुआ है तो ये उपधारणा की जाती है, ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये मान लिया जाता है कि उसे आपका नुकसान हुआ है, भले उसे एक पाई का नुकसान न हुआ हो। यानी कि अगर अधिकार एब्सोल्यूट है वादी का और प्रतिवादी ने उस अधिकार का उल्लंघन किया है, तो वादी को केवल और केवल इतना ही साबित करना है कि हमारे एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन हुआ है, उसके कारण कुछ नुकसान या हानि वादी को हुई है, ये दिखाना आवश्यक नहीं। यानी कि मात्र अधिकार के हनन होने पर मुकदमा किया जा सकता है, नुकसान जरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये किस राइट में? आपका एब्सोल्यूट राइट की क्वालिफाइड राइट, तो आप एब्सोल्यूट राइट मारेंगे। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है वह देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं या कौन कौन से ऐसे अपकृत्य हैं जहाँ की हानि को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात केवल व्यक्ति यह दिखा दे कि हमारे विधिक अधिकार का हनन हुआ है और एक पैसा भी वह नुकसान न दिखाए, तब भी काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसे कार्य हैं और वही कार्य पूछा जाता है, अच्छे से तैयार रखना है इसको। इसको हम कहते हैं एक्शनेबल पर सी। फिर याद रखिए, एक्शनेबल पर सी का मतलब स्वतः अनियोज्य। स्वतः अनियोज्य का मतलब कि केवल यह दिखाइए कि हमारे लीगल राइट का क्या हुआ है, उल्लंघन। नुकसान दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है तो इसी को हम कहते हैं एक्शनेबल पर्सी, यानी कि स्वतः अनियोज्य। अब देखिए क्या पूछा गया बिहार में, निम्नलिखित में से कौन से अपकृत स्वतः अनियोज्य है? या दूसरा जो मॉडल बना है कि स्वतः अनियोज्य एक्शनेबल पर्सी का अर्थ क्या हुआ। दो मॉडल बने हैं, दोनों समझिए आपका। भाई देखिए, मैं फिर एक बार आपको सतर्क करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन पर मारा मारी है और थोड़ा नीति हमें भी चेंज करनी पड़ेगी आपका। यानी कि नीति चेंज का मतलब कि चेंज कर ही दिया गया है। आप अपकृत में देखिए, हिंदू लॉ में देखिए, पहले का लेक्चर और अब के लेक्चर में अंतर है, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट हैं अगर मान लीजिए वहीं आ जाए तो अब आपका सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि प्री में कितने झौवा भर लोग बैठ रहे हैं और प्री निकालना ही अब पहली वरीयता हो गई है, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो भाई प्रयास ये किया जाए कि प्री की भी ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। और ये भी है कि अगर एक बार आप प्री के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर लिए तो फिर पुनः प्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन एक बार कम से कम आप पहली बार उस लेवल पर क्या करिए, आ जाइए। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, ये नहीं कि आपका ला है 2 दिन में तैयार हो जाए, 6 माह साल भर लग जाते हैं। लेकिन आपका उस लेवल तक पहले आना पड़ेगा, उसके बाद आपका दूसरा लेवल आता है। तो फिर एक बार देखिए, बिहार का ही दोनों क्वेश्चन है और कैसे आंसर आप देंगे आ जाए। एक्शनेबल पर सी का मतलब क्या हुआ, 4 ऑप्शन देगा, चारों में एक ऑप्शन यह रहेगा कि वादी वाद ला सकता है भले ही वादी को कोई नुकसान न हुआ हो।
तो यही वाक्य सही है कि हमारे विधिक अधिकार का हनन हुआ तो हम मुकदमा ला सकते हैं, हमें नुकसान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रत्येक विधिक अधिकार के हनन होने में नुकसान क्या है, समाहित है। तो आखिर ये कौन कौन से अपकृत्य हैं जो एक्शनेबल पर सी में आते हैं? अब अगला क्वेश्चन ये अटैक करता है। तो देखिए, मैं उन अपकृत्यों को बता रहा हूँ। पहला अपकृत्य आपका जो है वह आपका अत्याचार है। फिर एक बार ट्रेसपास पर भी बताया गया था, कवर करिए। यानी कि जो आपका पहला अपकृत्य है वह हम बता रहे हैं अत्याचार, यानी कि ट्रेसपास। तो मैं इतिहास में भी बताया था कि 13वीं शताब्दी में राजा ने जो पहला अपकृत्य को मान्यता दी वह कौन सा अपकृत्य था? ट्रेसपास का, अत्याचार का। यानी कि पहला जो कबूतर खाना बनाया गया वो भी बताया जाएगा, कबूतर खाना भी, वह कौन सा कबूतर खाना था? अत्याचार का, यानी कि अत्याचार का। तो इसमें जो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन लेखी, लेखी मतलब रीट या अपकृत्य कौन सा है? तो आप अत्याचार मार कर आइए। लेखी या कबूतर खाना, या आप कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन रीट या रीटों की माँ कौन कही जाती है? तो आप अत्याचार मार कर आएंगे। यानी कि सबसे पहले राजा ने जिस अपकृत्य को मान्यता दी वह कौन सा अपकृत्य था? अत्याचार। अब आइए अत्याचार को देखा जाए एक बार भाई। अत्याचार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संपत्ति किसी के कब्जे में है और बिना उस कब्जेधारी की सम्मति के बिना आप उस संपत्ति में एंट्री करते हैं तो ये ट्रेसपास कहा जाता है। जैसे कि आपका एक का कमरा है, भी उसके कमरे में बिना एक की अनुमति के प्रवेश करता है तो इसे ट्रेसपास कहा जाता है। और इसमें अगर ए बी पर मुकदमा करता है कि इन्होंने हम बिना मेरी इजाज़त के मेरे कमरे में प्रवेश किया, मेरे विधिक अधिकार का हनन हुआ, तो क्या नुकसान हुआ ये नहीं दिखाना है कि आखिर, अब देखिए अन्य मामलों में कि आखिर आपके रूम में ये प्रवेश कर ही गया तो आपको क्या नुकसान हुआ बताइए। तो नुकसान नहीं दिखाना है, बस ये दिखाना है कि हमारा जो लीगल राइट था कि बिना हमारी अनुमति के हमारी ज़मीन में, संपत्ति में कोई प्रवेश या एंट्री न करे, इस विधिक अधिकार का क्या हुआ है? वायलेशन। हमें को भले एक पाई का नुकसान न हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं। तो ये एक्शनेबल पर्सी है। दूसरा जो अपकृत्य है वह आपका एसाल्ट है, प्रहार जिसे कहा जाता है। पहला हो गया अच्छा, रट कर जाइएगा, ये बिहार में कई बार आया है। एक्शनेबल पर्सी, पहला हमने क्या बताया? अत्याचार। दूसरा कौन सा आपका है? तो दूसरा आपका हो गया ये प्रहार। तीसरा डिफमेशन, यानी कि मानहानि, ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। चौथा आपका मिथ्याबंदीकरण, यानी कि फॉल्स, आपका इम्प्रिजमेंट। जहाँ तक मिथ्याबंदीकरण की बात है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बिना किसी औचित्य के बी को आपका सदोष परिरोध कर दिया है, यानी कि आपका उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि मिथ्याबंदीकरण किया गया है। और मिथ्याबंदीकरण के लिए तमाम उपाय हैं कानून में। यानी कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना किसी औचित्य के गिरफ्तार करके जेल में 3-4 दिन रख दिया है बिना किसी औचित्य के, तो पुलिस के खिलाफ आप मुकदमा करके मुआवजा की मांग कर सकते हैं। आपको क्या नुकसान हुआ, 3 दिन आप बंद रहे, ये नहीं दिखाना है।
हमें क्या हानि हुई है नहीं दिखाना है, क्योंकि फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो है, मिथ्या बंदीकरण, यानी कि आपका गलत तरीके से 2-3 दिन क्या कर देना, बंदी बनाकर रखना, ये एक्शनेबल परसी है, यानी कि स्वतः अनियोज्य दावा है। इसमें नुकसान दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग फिर बताइए, मिथ्या बंदीकरण में आपका क्या क्या उपचार उपलब्ध है। मैं कई बार बताया था, प्री में आया भी था, आगे भी चांस रहता है। तो मिथ्या बंदीकरण में पहला नियम, रिट जारी करा सकते हैं। कौन सी रिट जारी होगी? तो वारंट हो। तो कहाँ क्यों वारंट हो, दिमाग अस्थिर रखिए भाई। क्यों वारंट हो तो भाई तब जारी होता है जब कोई अवैध तरीके से पद पर आसीन होता है, हैबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर बताइए, सर्च वारंट भी जारी कराया जा सकता है सीआरपीसी की किस धारा के तहत? 97। भाई याद रखिए, देख रहा हूँ मैं भूलते जा रहे हैं लोग आपका यूपी के बाद। भूलना नहीं है, अभी आपका लड़ाई समाप्त नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है लड़ाई की। 97 हैबियस कार्पस के समान है, सीआरपीसी की कौन सी धारा? 97। इसके बाद आईपीसी की धारा 100 का छठवां खंड भी देखना है कि अगर सदोष परिरोध किया गया है और ऐसी कंडीशन आ गई है कि जिसको सदोष परिरोध में रखा गया है उसे आभास हो गया है कि अब लोक प्राधिकारियों की सहायता छुड़ाने के लिए प्राप्त हो सकती है कि नहीं? नहीं। तो वह ऐसे सदोष परिरोध करने वालों को जान से मार कर भी अपने को क्या कर सकता है, बचा सकता है। और अपकृत में जरूर देखिएगा कि अगर गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, यानी कि मिथ्या बंदीकरण, तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सिविल वाद दायर करके क्या वसूल सकते हैं? मुआवजा। ये अपकृत भी है, अपराध भी है। तो अपराध कौन सा हुआ? सदोष परिरोध। और अपकृत उसमें क्या नाम दिया गया है? फॉल्स इम्प्रिजमेंट, या झूठा बंदीकरण, या मिथ्या बंदीकरण। तो ये जो अपकृत्य हमने बताए, फिर एक बार लास्ट लाइन याद रखिए अच्छे से, आपका काफी कठिन है ये। आपका देखने में आसान टाट लग रहा है, लेकिन एक एक जब कंसेप्ट आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहाँ से अंदर से क्वेश्चन इस समय उठ रहे हैं। फिर लास्ट में इस लाइन को समाप्त किया जाए तब आगे बढ़ा जाए। यानी कि एब्सोलूट राइट का वायलेशन के मामले में ये एक्शनेबल पर्सी होते हैं। केवल यह दिखा देना पर्याप्त है कि हमारे विधिक अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन, कोई नुकसान उसके कारण हुआ, ये दिखाना आवश्यक नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे अपकृत्य हैं जिस जो एक्शनेबल पर्सी है, स्वतः अनियोज्य है, उनका नाम याद रखना है। और नाम अभी हमने बताया। जो ज़्यादातर पूछा गया है, अत्याचार पर ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन और नामों को भी याद रखना है। आइए दूसरा अधिकार देखा जाए। जो दूसरा अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है वह विशेषित अधिकार है, क्वालिफाइड राइट है, या सापेक्ष अधिकार है। इसको सापेक्ष भी कहते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के सापेक्ष अधिकार या विशेषित अधिकार का हनन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को न्यायालय में यह दिखाना पड़ता है कि हजूर, हमारे अधिकार का हनन हुआ और इसके कारण हमें कुछ क्या हुआ है, नुकसान। चाहे संपत्ति का नुकसान हुआ हो, या हमारे शरीर का हुआ हो, स्वास्थ्य का हुआ हो, सुविधा का हुआ हो, धन का हुआ हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान दिखाना क्या है, आवश्यक, भले ही 1 पाई का नुकसान हो। तो ऐस इसे इसे कौन सा हम अप मने कौन सा अधिकार कहेंगे? क्वालिफाइड राइट। यानी कि अधिकारों को हमने 2 वर्गों में बांटा।
और दोनों में क्या नियम थे ये बताया गया। इस प्रकार इस मैक्सिम का जो अर्थ था वह समाप्त हुआ। लास्ट में फिर एक बार अर्थ समझिए इन आपका, कि जब भी ये मैक्सिम आए और खूब घुमाएगा, ये नहीं कि इतने में ही रह जाएगा। आप हमेशा लोग गलत करके आते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, अगर सबसे पहले इंजुरिया रहे तो इसका मतलब कि क्षति हुई है, यानी कि विधिक अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन। लेकिन एक पाई का भी नुकसान नहीं हुआ। ये एक्शनेबल है, यानी कि इसके आधार पर हम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। ये मैक्सिम अच्छी मानी जाती है। और आपका यही आपको समझना है, यानी कि हानि भले न हुई हो लेकिन क्षति हुई है। तो आपका इसको कहते हैं हानि के बिना क्षति, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन वादी के लीगल राइट का क्या हुआ है, वायलेशन। अब इसके बाद वही केस आता है, क्योंकि टाट आपका केस ला पर ही आधारित है। तो अब केस तो हम आपका देखिए 3-4 केस बता रहे हैं, और केस अलग से भी है। आपका 7-8 केस इसमें तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो केस आपका पूछा जाता है वह केस आपका देखा जाए। देखिए पहला केस हम बता रहे हैं, जो कई बार हम बताए भी हैं, फिर हम वही बताएंगे। एसबी वर्सेज व्हाइट का केस है, लीडिंग केस है, पिछली बार भी बिहार में पूछा गया था। एसबी वर्सेज व्हाइट का केस है, 1703 का केस है, यानी कि 1703 का केस है। जज का नाम याद रखिएगा, जस्टिस होल्ट। पहला क्वेश्चन जो आपका बिहार में, एक तो जज का नाम पूछा गया है। दूसरा आपका क्वेश्चन बना है कि यह केस किससे संबंधित है, तो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से, चुनाव से। तो इस केस में कौन सी मैक्सिम अप्लाई की गई, तो इंजुरिया साइन डैमनो। अगर आपका दूसरा मैक्सिम पूछ ले जो आपका जे में पूछा गया था, तो उसमें पूछ ले तो यूबी जस आईबी रेमेडियम, वो भी हमें अलग बताना है। पहले एक एक मैक्सिम भाई शुरू किया गया है। अब इसमें देखिए हुआ क्या था और जस्टिस होल्ट ने क्या कहा, और उसी तर्ज पर हम लास्ट में कोरिलेट करेंगे संविधान का जो आर्टिकल है 32 को, उसको भी कोरिलेट लास्ट में किया जाएगा। देखिए आपका ए एक व्यक्ति था जो जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, वह मत देने गया तो निर्वाचन अधिकारी ने उसका मत लेने से इनकार कर दिया। जिस व्यक्ति को वह वोट देना चाहता था वह व्यक्ति भारी मतों से विजयी हुए, मैंने दो लोग ग्रुप में देना था, दो लोग विजयी हो गए। तत्पश्चात जो मतदाता था उस उसने निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा किया और मांग ये किया कि हजूर जो हमारा लीगल राइट है, राइट टू वोटिंग यानी कि मत देने का अधिकार, निर्वाचन अधिकारी ने उसका वायलेशन किया है। अतः निर्वाचन अधिकारी से हमें मुआवजा दिलवाया। निर्वाचन अधिकारी का तर्क ये था कि हजूर इनको क्या नुकसान पहुंचा, ठीक है इनके लीगल राइट का क्या हुआ वायलेशन, लेकिन कुछ नुकसान भी तो होना चाहिए, हानि भी तो होनी चाहिए। और इन्हें तो एक पैसे या एक पाई या एक सीलिंग कहिए, वहाँ एक पाउंड का भी नुकसान नहीं हुआ। जिस प्रत्याशी को ये मत देना चाहते थे वह प्रत्याशी तो भारी मतों से विजयी हुआ। फिर वादी ये कह रहा था कि ठीक है हजूर विजय हुआ, लेकिन हमारे अधिकार का क्या, जब हमें अधिकार दिया गया है और इन्होंने हमारे राइट का क्या किया है, उल्लंघन, तो अधिकार की तो रक्षा करना आपका क्या है,
दायित्व है आप हमारे अधिकार की रक्षा करिए, भले हमें एक पाई का नुकसान न हुआ हो। तो जस्टिस होल्ट ने आपका ये नियम बनाया कि यदि वादी के पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, देखिए फिर एक बार आपका तो जस्टिस होल्ट ने क्या कहा वहीं आपको सतर्क रहना है, और वर्तमान समय में वही नियम चल भी रहा है। देखिए जस्टिस होल्ट ने क्या कहा। जस्टिस होल्ट ने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो हर हाल में उसे रेमडी मिलनी चाहिए, यानी कि हर हाल में उसे द्वितीयक अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सके, क्योंकि अधिकार और उपचार साथ साथ चलते हैं। बिना रेमडी के राइट की बात सोचना व्यर्थ है। कोई मतलब अधिकार का नहीं रह जाएगा जब तक कि उसको इन्फोर्स कराने, लागू कराने, प्रवर्तित कराने के लिए कोई प्रावधान न हो। अतः ऐसी क्योंकि कानून ये है कि यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम, यानी कि अगर वादी के पास अधिकार है, उसका हनन होता है तो उसे हर हाल में उपचार मिलना चाहिए। ये जस्टिस होल्ट ने कहा। और आपका अतः इस मामले में वादी को 5 पाउंड दिलवाया गया प्रतिवादी से, भले ही वादी को एक पाई का नुकसान न हुआ था। तो 5 पाउंड न्यायालय ने दिलवाया, याद रखिएगा। दूसरा केस आ जाइए। दूसरा जो आपका केस है वह आपका द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल का है। द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल का ये भी केस बहुत पूछा गया है। यानी कि अशरफी लाल का केस किससे संबंधित है, शॉर्टकट में भी याद रखिएगा। द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल का केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ, ये आपका कह सकते हैं कि 1921 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 1921 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही। देखिए अशरफी आगरा का ही मामला है। म्यूनिसिपल बोर्ड नगर पालिका, नगर पालिका का चुनाव होना था। अशरफी लाल आपका कह सकते हैं कि एक मतदाता था, इसका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, निकाल दिया गया था। जब ये मतदान करने गया और सेंटर पर पहुंचा मतदान मने करने, तो पता लगा कि वोटर लिस्ट में इसका क्या है, नाम ही नहीं है। तो जब मतदान संपन्न हो गया तो इसने म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ मुकदमा किया कि म्युनिसिपल बोर्ड ने, नगर पालिका ने गलत तरीके से हमारा नाम मतदाता सूची से क्या किया है, निकाल दिया है। और अतः ऐसी कंडीशन में नगर पालिका से हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इसके कारण हमारे मत देने का अधिकार क्या हुआ है, प्रभावित। तो बताइए मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि आपका मुआवजा मिलेगा, क्योंकि गलत तरीके से वोटर लिस्ट से क्या कर दिया गया था, उसका नाम निकाला गया। इसके बाद आ जाइए मार्जेटी बनाम विलियम्स का केस है। मार्जेटी बनाम विलियम्स का केस है।
मार्जेटी वर्सेज विलियम्स का केस है 1830 का, यानी कि 1830 का। देखिए इसमें क्या होता है, इसका उपनाम है चेक वाला केस। आपका जो चेक इशू किया जाता है, देखिए इसमें चेक वाला केस कैसे है। ए ने बी के नाम चेक जारी किया, बी ए बैंक में गया और जब चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक वालों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। ए के खाते में पैसा था, फिर भी ए के चेक का अनादर हो गया। अनादर किसने कर दिया? बैंक वालों ने। तो ए ने बैंक पर मुकदमा किया और ये कहा कि हजूर, जब हमारे खाते में पैसा है तो हमारे चेक का अनादर किया गया है बैंक द्वारा, और ऐसी कंडीशन में हमारे विधिक अधिकार का क्या हुआ है? उल्लंघन। तो ऐसी कंडीशन में हमें बैंक से क्या दिलवाया जाए? डैमेजेज। ये मांग किया जिसने चेक क्या किया था? इशू। अब आप लोग बताइए, क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि जब हमारे खाते में पैसा है तो आप क्यों हमारा चेक डिसऑनर कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप बदमाशी कर रहे हैं। तो न्यायालय ने मुआवजा दिलवाया। कौन सा केस है? तो आपका मार्जेटी बनाम विलियम। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, मैंने मेंस में तो इतना ही लिखना है, प्री के लिए कुछ और केस है आपका। देखिए एक मॉडल और बिहार ने बनाया है कि निर्वाचन पर कौन कौन सा केस है। तो निर्वाचन पर दो केस हमने बता रखा है, एक एसबी बनाम व्हाइट का, दूसरा कौन सा हमने बताया? म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल का। और आपका दो केस और याद रखना है, एक टोजर बनाम चाइल्ड का केस है, टोजर वर्सेज चाइल्ड। हाँ, टोजर वर्सेज चाइल्ड का केस है। और एक केस है यदुनाथ मलिक बनाम काली कृष्ण टैगोर, यदुनाथ मलिक बनाम काली कृष्ण टैगोर का। तो बिहार का जो मॉडल है, एक मॉडल ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद निर्वाचन से संबंधित है या निर्वाचन से संबंधित नहीं है। तो चार मुकदमा रट कर जाइएगा, इसी में से एक केस बाहर रहेगा। फिर हम बता रहे हैं चारों भाई आपका क्रम से। पहला केस एसबी बनाम व्हाइट, दूसरा केस है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल, पूछा जा चुका है अशरफी लाल का भी, अशरफी लाल। तीसरा है टोजर वर्सेज चाइल्ड का, तीसरा केस है टोजर बनाम चाइल्ड। और चौथा केस है यदुनाथ मलिक बनाम काली कृष्ण टैगोर, यदुनाथ मलिक बनाम काली कृष्ण टैगोर। चार याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? आपका इलेक्शन से या निर्वाचन से। अन्य भी केस है आपका, जैसे कि हमने बताया चेक वाला केस, मार्जेटी बनाम विलियम्स का, इत्यादि केस है। अगला देखिए आपका, इस प्रकार इंजुरिया साइन डैमनो का मैक्सिम समाप्त हो गया। भाई किसी को भी कोई मन में संदेह हो तो पूछे, नहीं तो इसकी उल्टी जो मैक्सिम है अब वह शुरू की जाएगी। अगर किसी को संदेह हो थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट में, तो भाई तुरंत पूछिए, नहीं तो पता लगा कि बाद में आपका आया ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो 1% भी संदेह हो तो पूछिए, नहीं तो अगली मैक्सिम शुरू किया जाए। हाँ, जितना क्वालिफाइड राइट का मतलब कि जो हमने एब्सोलूट राइट बताया,
यानी कि आपका जैसे अत्याचार, मानहानि, आपका मिथ्याबंदीकरण, एसाल्ट, इसके अलावा जितने अधिकार है वह क्वालिफाइड है। अब न्यायालयों पर भी निर्भर करता है कि नए नए अधिकारों को एब्सोल्यूट राइट में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायालय के निर्णय से ही तो हम बता रहे हैं, अपने मन से तो बता नहीं रहे हैं। अगला देखिए आपका दूसरा जो मैक्सिम इसके विपरीत है आपका, पहले मैक्सिम का अर्थ जानिए और तब मैक्सिम है डैमनम। आपका डैमनम साइन, SINE, साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब फिर वही देखिए, डैमनम मतलब कि डैमेज, डैमेज यानी कि नुकसान, नुकसान मतलब हानि, और साइन का मतलब विदाउट, विदाउट का हमने मतलब बताया था के बिना, और इंजुरिया का मतलब इंजरी, इंजरी का मतलब क्या हुआ, क्षति। यानी कि आपका ये नुकसान हो गया, ये के बिना हो गया, और ये क्या हो गई, क्षति। तो इसका क्षति के बिना क्या भाई, क्षति के बिना, नीचे पढ़, इधर से पढ़ा, क्षति के बिना नुकसान, यानी कि क्षति हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, लेकिन क्या पहुंचा है, नुकसान। यानी कि इसका मतलब समझिए, इसका हिंदी अर्थ पहले देख लीजिए, क्षति के बिना हानि, क्षति के बिना हानि का मतलब कि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन वादी को संपत्ति की, सुख की, स्वास्थ्य की या धन का नुकसान हुआ है। हानि हुई है लेकिन किसी विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं हुआ। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, हानि बिना क्षति के, हानि बिना क्षति के, यानी कि कोई क्षति नहीं हुई लेकिन हानि क्या हुई है, हुई है। तीसरा हम कह सकते हैं इसको कि विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना हानि होना या नुकसान होना, इसको समझिए आपका अच्छे से। यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या हानि हुई है, लेकिन उस नुकसान हुआ है लेकिन उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, ऐसी दशा में वह व्यक्ति मुआवजा की मांग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मात्र नुकसान होने से कोई व्यक्ति मुआवजा नहीं पा सकता जब तक कि वह न दिखा दे कि उसके किसी विधिक अधिकार का क्या हुआ है, उल्लंघन। यानी कि अगर मात्र आप ये दिखाइए कि हजूर प्रतिवादी के कार्य से हमें कुछ नुकसान पहुंचा है, हमें हानि हुई है, तो इस आधार पर यह एक्शनेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, तो याद रखिए यह मैक्सिम एक्शनेबल है कि नहीं, ये आजकल पूछ रहा है। एक्शनेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वादी को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन जो मुख्य पहलू है कि उसके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी को नुकसान तो हुआ, लेकिन वादी के किसी विधिक अधिकार को आपका हनन नहीं हुआ है, तो वादी ऐसी कंडीशन में मुआवजे की मांग कर सकता है कि नहीं, नहीं, क्योंकि हर हाल में मुआवजा तभी मांगा जा सकता है जब आपके किसी लीगल राइट का क्या हुआ हो, वायलेशन। तो दूसरा तय करना है, क्या डैमनम साइन इंजूरिया एक्शनेबल है कि नहीं, वाद योग्य नहीं है। अगर आप इस आधार पर मुकदमा भी करते हैं तो आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा और एक पाई मुआवजा नहीं मिलेगा।
अब आपको बस एक तो मैक्सिम याद करना है, इसके बाद आपका केस है, वहीं एक एक केस आपका चलना है। आपका पहला केस हम देखते हैं ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का, बहुत पूछा जाता है ये सब भी के। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है। आइए एक एक करके आपका देखा जाए। इसमें दो तीन चार केस काफ़ी पूछे जाते हैं, एक एक केस हम देख रहे हैं। पहला ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है। देखिए इसमें हुआ क्या था। एक स्कूल पहले से चल रहा था, उसी के बगल में एक दूसरा स्कूल खोला गया। तो पहले स्कूल के जो विद्यार्थी थे वह दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो पहले स्कूल वाले को नुकसान या हानि हुई। पहले स्कूल वाले ने दूसरे स्कूल वाले पर मुकदमा किया कि हजूर हमें नुकसान हुआ है, अतः दूसरे स्कूल वाले से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। जो दूसरा स्कूल वाला था वह यह कह रहा था कि हजूर इन्हें नुकसान तो हुआ है, लेकिन इनके किस विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन्हें भी कारोबार करने का हक है, हमें भी है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ, इनके किस अधिकार का हनन हुआ है ये बता दें। केवल नुकसान से थोड़े मुआवजा पा जाएंगे, नुकसान के अलावा इनके विधिक अधिकार का भी क्या होना चाहिए, हनन। तो बताइए कोई हनन हुआ कि नहीं विधिक अधिकार का? नहीं हुआ, तो क्या मुआवजा मिलेगा कि मुकदमा खारिज? यानी कि केवल यह दिखाइए कि हमें नुकसान हुआ है, ये एक्शनेबल नहीं है। आपको इसी के साथ क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारे विधिक अधिकार का क्या किया गया है, वायलेशन, जो पहली मैक्सिम थी। दूसरा कह देखिए, उषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। उषा बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का केस है। ये आपका 1978 का है, गुजरात हाई कोर्ट का, 1978 का है। देखिए ये भी काफ़ी आपका मैंने कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण केस है। इसमें एक फिल्म बनाई गई जय संतोषी माँ, और उसमें जो तीनों देवियाँ हैं उनको आपस में लड़ते हुए दिखाया गया। तो उषाबेन ने यह मांग की कि इस फिल्म का प्रदर्शन रोका जाए, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती हैं, और एक दूसरे के प्रति इसमें ईर्ष्यालु देवियों को दिखाया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि भले आपकी भावना प्रभावित हो, लेकिन आपके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। अतः आपका इंजंक्शन जारी करके, व्यादेश जारी करके, आपका आदेश जारी करके फिल्म का प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि हजूर ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इस पर आप रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है उस पर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या लगा दिया, प्रतिबंध। सरकार रोके, सरकार रोकी भी है, और तमाम जगह विवाद हुआ आप देख ही रहे हैं। तो सरकार तो रोक लगाई है, अब उस रोक को चैलेंज करिए। अब आपका जो चैलेंज करेगा वह ये कहेगा, मैंने अस्थायी रोक की मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष है, किसी के डर भय से काम नहीं करना है। सरकार आती है जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या रहेगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ये भी याद रखे, सरकार और पीएम के दबाव के कारण नहीं कोई फैसला दे दे, लेकिन तमाम फैसले दबाव के कारण हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो अलग बात है भाई, उतना अंदर नहीं जा सकता आदमी।
अगला देखिए, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल। अगला केस है टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल का केस है। ये बाबा का केस है। बाबा यानी कि बुलडोजर बाबा का सबसे उत्तम उदाहरण इसी केस में मिलता है आपका। यानी कि जैसे कि यूपी में काबा, तो उसके जवाब में बोला जा रहा है कि यूपी में बाबा बा, यूपी में बुलडोजर बा। और यूपी में बुलडोजर क्या करेगा, मकान को क्या करेगा, आपके ध्वस्त कर देगा, धराशायी कर देगा। तो सेम नियम याद रखिए, ये बाबा का बुलडोजर वाला ही केस है। देखिए हुआ क्या था, एक आपका प्रभु दयाल थे और वह कह सकते हैं कि बिना अनुमति के 16 दुकान बना लिए थे। यानी कि बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए 16 दुकान बना लिए अपनी जमीन पर। फिर बाबा का बुलडोजर आता है, यानी कि आपका टाउन एरिया कमेटी आती है और बुलडोजर द्वारा 16 दुकानों को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। अब ये जो प्रभुदयाल थे आ गए हाई कोर्ट में कि हजूर बाबा का, वो बाबा नहीं थे उस समय, उदाहरण दिया जा रहा है भाई, आपका बाबा शब्द हटा दिया जाए। अब प्रभु दयाल आ गए आपका हाई कोर्ट कि हजूर हमारी 16 दुकानें गिरा दी गई, अतः हमें क्या दिलवाया जाए मुकदमा। टाउन एरिया कमेटी कह रही थी कि हजूर इन्हें नुकसान तो हुआ, क्योंकि इनका पैसा 16 दुकानों में लगा था, बनवाने में चला गया, लेकिन ये बता दें कि इनके किस विधिक अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि इन्होंने अवैध तरीके से मकान बनाया था। हमने पहले नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करके आपका जवाब मांगा, क्यों न आपके मकान को ढा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि आपने अपना जो मकान बनाया है नियमों का क्या करके उल्लंघन। हमने इन्हें रिजनेबल नोटिस दिया, 4-5 दिन का समय भी दिया जवाब देने का, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमें कानूनन हक है कि हम इनके मकान को क्या करें, ध्वस्त कर दें। तो इनके किस विधिक अधिकार का हनन हुआ, तो किसी नहीं, क्योंकि नगर पालिका को हक है कि अवैध मकानों को क्या करे, गिरा दे। गिरा ही जा रहा है भाई, देख ही रहे हैं, तमाम जगह बुलडोजर चल जा रहे हैं कि आपका नक्शा ही नहीं पास है। नक्शा भी पास है तो जिस तरीके से नक्शा पास था उसके विपरीत जाकर आपने क्या किया, मकान तब भी ध्वस्त हो जाएगा। यानी कि नक्शा कोई और पास कराए और आपका मकान बनवा लीजिए दूसरे मॉडल से, तब भी आपका बुलडोजर बाबा का चल जाएगा। तो याद रखिए, आपका टाउन एरिया कमेटी बनाम कौन सा केस है, प्रभुदयाल, ये आपका। अगला ये मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन, ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है इस पर, आपका क्वेश्चन बनता है। इस ये जो केस बताया जा रहा है ये थोड़ा और अच्छे से याद रखना है। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन, मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन बनाम पिकेल्स, पी के आधा ल स, ये भी बिहार में कई बार बना है, पिकेल्स। पिकेल्स का केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका कह सकते हैं कि जस्टिस एस बार्न थे, जस्टिस एस बार्न। इस केस में आपको मैंने क्या बताया गया, मुख्य रूप से आपका जो ये केस पूछा जाता है, एस बार्न, एस बार्न है भाई, एस नहीं, एस बार्न, ये सर एस, एस बार्न, ये 1885 का केस है। देखिए इसमें क्या हुआ था, मैंने इसमें बस मुख्य पहलू ये जानना है
कि अगर प्रतिवादी ने विद्वेष पूर्ण तरीके से वादी के प्रतिकार किया, यानी कि वादी मैलाफाइड, यानी कि विद्वेषपूर्ण तरीके से कार्य किया है, किसके प्रति किया है? प्रतिवादी के प्रति नहीं, प्रतिवादी ने वादी के प्रति विद्वेषपूर्ण तरीके से अगर कार्य किया है, लेकिन वादी के किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपका फिर याद रखिए, वादी कोई मुआवजा नहीं पा सकता, यानी कि कोई नुकसानी पा नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अपकृत विधि के तहत अगर विद्वेष या आपका दुर्भावना में भी कार्य किया गया है, तो वादी मुआवजा नहीं पा सकता जब तक कि ये वादी साबित न कर दे कि इसके कारण हमारे विधिक अधिकार का क्या हुआ है? वायलेशन। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि हेतु पर ध्यान नहीं, विद्वेष पर ध्यान नहीं, बल्कि विधिक अधिकार के किस पर ध्यान दिया जाता है? हनन पर। यानी कि इसका मतलब कि अगर बी ने ए के खिलाफ दुर्भावनावश, दुश्मनीवश कोई कार्य गलत किया, और तो ए मुआवजा तभी पाएगा जबकि ए के किसी विधिक अधिकार का क्या हुआ है? उल्लंघन। अगर ए कहे कि हजूर ये दुर्भावनावश कार्य किए हैं और ये न दिखाए कि हमारे विधिक अधिकार का हनन हुआ है, तो ए मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा। अंतिम देखिए आपका, मुगल स्टीम शिप कंपनी बनाम मैक ग्रेगर। मुगल स्टीम शिप कंपनी बनाम मैक ग्रेगर का केस है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें कई कंपनियां चीन से व्यापार कर रही थी। एक कंपनी ज़्यादा व्यापार कर रही थी, तो अन्य कंपनियों ने एक साथ मिलकर और आपका कीमत ही कम कर दी। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण इसका आपका देख सकते हैं, कीमतों का भी देख सकते हैं। आइए, आपका सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल पर देख सकते हैं भाई। तमाम कंपनियां आपने देखा होगा कि अपने सिम की कीमत कम कर दी। अब ये है कि भाई एक कंपनी सिम की कीमत 500 रुपया रखी है, एक कंपनी फ्री में बांट रही है या 10 रुपया ही रखी है, और दूसरी कंपनी को नुकसान हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि चाहे जितने में अपना सामान बेचे, चाहे 100 रुपया में बेचे या किस में 200। तो क्या जियो के खिलाफ मुकदमा कर देंगे कि ये फ्री में सिम दे रहे थे, हमारा इतने कंज्यूमर कम हो गए? नहीं, क्योंकि ये तो प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा में कोई व्यक्ति कीमत अपना निर्धारित कर सकता है, चाहे सिम फ्री में दे और चाहे आपका पैसा लेकर। इस भले आपको नुकसान हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। तो आप लोग देख भी रहे हैं कि पहले लोग, भारत के लोग चाय नहीं पीते थे, तो चाय के साथ समोसा फ्री में दिया जाता था कि चाय पीजिए और फ्री में क्या लीजिए? समोसा। तो आपका फ्री में जब मिल जाता है, तो आप देख ही रहे हैं कितना लूट पड़ जाती है। तो आपका लोग समोसा खाने लगे, चाय पीने लगे, तो अब धीरे धीरे चाय का दाम भी लिया जाने लगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले जियो ने सबको फ्री में बांट दिया। मान लीजिए 10 लाख का या 20 लाख का या 1 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद जब 10 लाख सिम बंट गए, तो ऐसी कंडीशन में धीरे से उसने क्या किया कि जब लोग आदी हो गए 5-6 माह फ्री 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 का, तो उसके बाद आपका रिचार्ज कराइए तब चलेगा। तो आधा लोग छोड़े और आधा लोग रिचार्ज ही करवा लिए। तो जितना फ्री में बांटा था, पूरा पैसा कई गुना क्या किया? वसूल लिया। अब आदि आप हो गए हैं, तब कहाँ से अब छोड़ेंगे? क्योंकि कुछ लोग छोड़े, लेकिन ज़्यादा लोग क्या किए? आपका रिचार्ज करा ही लिए, ऑफर पर ऑफर। तो ये आपका
जो मुगल स्टीमशिप कंपनी बना मैकग्रेगर का केस है। चाय की कीमत ही कम कर दिया गया व्यापार में कई कंपनियों द्वारा, ताकि जो कंपनी ज़्यादा व्यापार कर रही है वह ध्वस्त हो जाए। तो ऐसी दशा में कोई नुकसान माने कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। अन्य केस देखा जाए, आपका ये तो मेन केस था। इसके बाद अन्य केस भी है आपका, और वह अन्य जो केस है चेसमोर बनाम रिचर्डसन का केस है। चेसमोर बनाम रिचर्डसन, भाई केस याद करना पड़ेगा, और कोई टाट में उपाय नहीं है। चेसमोर बनाम रिचर्डसन का केस है। इस केस में जस्टिस मैकनाटन थे। जस्टिस मैकनाटन, हाँ, रिचर्ड्स रिचर्ड रिचर्ड्स हैं भाई, देखिए गलत हो गया था। रिचर्ड रिचर्ड्स हैं आपका। चेसमोर सही है ना, ये चेसमोर बनाम, ये जो केस है आपका 1859, 1859 हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, वही इंग्लैंड का ही केस है आपका। देखिए इस केस में आपका जस्टिस मैकनाटन थे, और इस केस में ये कहा गया कि कृत्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि हेतु पर। तो मैं वहीं बताया आपका पिकेल्स के भी वाद में कि आपका एक्ट पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मोटिव पर नहीं, हेतु पर नहीं। हेतु यानी कि आपका दुर्भावना पर नहीं, यानी कि क्या प्रतिवादी के कार्य से वादी के विधिक अधिकार का हनन हुआ है, कानून इस पर न्यायालय ध्यान देंगे। इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे कि प्रतिवादी ने दुर्भावना पूर्ण ढंग से आपका कार्य किया। दुर्भावना का कोई खास महत्व नहीं है। आगे हम बताएंगे कि विद्वेष का क्या महत्व है आपका, लेकिन याद रखिए एक्ट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका कह सकते हैं हेतु या मोटिव या दुर्भावना, यानी कि आपका विद्वेष पर नहीं। ये आपका पिकेल्स में भी बताया गया था। आपका जस्टिस एस बार ने बताया, वो भी क्वेश्चन आया है। और यही बात पुनः आपका चेसमोर बनाम किस में बताई गई, रिचर्डसन में किस जज ने बनाया, मैकनाटन। तो मैकनाटन आपका, जहाँ जहाँ मैकनाटन जज साहब हो, फिर एक बार याद रखिए, एक तो मैकनाटन जब भी पढ़िएगा तो एविडेंस की धारा 6 पढ़िएगा। आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस पढ़िएगा, उसमें भी जज कौन थे, मैकनाटन। आर बनाम वेडिंग फील्ड एविडेंस की धारा 6 पर आधारित है, जज कौन थे, तो आपका जवाब रहेगा आपका जस्टिस मैकनाटन। फिर आपका जो मैकनाटन पर दूसरा मामला देखना है, वह आईपीसी की धारा 84 पर देखना है कि, देखिए मैकना उल्टा हो गया भाई, इसको फिर से एक बार सुधारा जा रहा है भाई आपका। देखिए वो जस्टिस का आपका मैकनाटन नहीं काकबर्न थे, यानी कि जो हमने फिर से हम आपका मैंने एक बार बता रहे हैं, वो पिछला वाला न लिखिएगा, वो गलत हो गया बताते समय। आपका आर बनाम वेडिंग फील्ड में जो जज थे वह जस्टिस काकबर्न थे, मैकनाटन नहीं। वो गलती हो गई है, उसको सुधार कर लीजिएगा। आपका जस्टिस काकबर्न थे। मैकनाटन का मामला है, और वह मामला आईपीसी की धारा 84 में है, यानी कि मैकनाटन के वाद में दिए गए सिद्धांत पर ही आईपीसी की धारा 84 आधारित है। तो जो मैकनाटन का मुकदमा था
उसमें वकील काकबर्न थे, बाद में जज बने। तो वकील मैकनाटन के केस में वकील कौन थे वहाँ? आपका काकबर्न। और फिर वो जज बन गए वकील से, तो जज किस में थे वो? आर वर्सेज वेडिंग फील्ड में। तो मैकनाटन केस है आईपीसी में, लेकिन यहाँ जज साहब हैं मैकनाटन, एक ही मैकनाटन नहीं होता, कई होते हैं। तो इस प्रकार आपका मैंने डहमनम साइन इंजूरिया भी समाप्त हुआ। लास्ट लाइन इसका बता दिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान या हानि हुई है लेकिन उसके किसी विधिक अधिकार का हनन न हुआ, तो यह एक्शनेबल नहीं है, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात वादी मुकदमा करके कोई मुआवजा पा नहीं सकता। तो कब पाएगा? तो जब इंजूरिया साइन क्या हो? डैमनम हो, तब पाएगा। तो रेस्ट ले लीजिए, तो हिंदू ला लिखवा जाएगा भाई आपका। 2 मैक्सिम आज हो गए आपका। कल अब सोमवार को आपका 2 मैक्सिम और कबूतर खाने का सिद्धांत पढ़ा